हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना जय अरोड़ा आपके अपने चैनल सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे और अपनी स्टडी में खोए हुए होगे। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक कर रहे थे मौलिक अधिकार। पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार का हमने कुछ बेस समझा था कि मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, किस भाग में हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तथा हमने ये भी किया था कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, तथा कौन से मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके अलावा अपने एक मौलिक अधिकार फ्रेंड्स पढ़ लिया था, समानता का अधिकार, और उस अधिकार में हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किए थे और एक एक आर्टिकल को ढंग से समझा था। और मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अगर किसी ने नहीं देखी फ्रेंड्स तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर वो देख सकता है। प्लेलिस्ट में मेरी वो वीडियो पड़ी है, आप उसे देख सकते हो। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करते हैं सेकंड मूल अधिकार। सेकंड मूल अधिकार, सेकंड मूल अधिकार कौन सा है फ्रेंड्स? सेकंड मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, मतलब आज़ादी का अधिकार। और ये कौन कौन से आर्टिकल्स में है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। कौन कौन से अनुच्छेद में है? 19 से लेकर 22 तक, यानी 19, 20, 21, 22, इसमें टोटल 4 अनुच्छेद आएंगे। कितने अनुच्छेद आएंगे? 4। 19, 20, 21, 22। इन चारों अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। इनके एक एक अनुच्छेद को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे और याद भी करेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो हमसे भूले नहीं और अपने सही आंसर करके आए उसका। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। क्या कहता है अनुच्छेद 19? अनुच्छेद 19 में हमें फ्रेंड्स 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं? 6 प्रकार की। पहले क्या था? पहले आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी और बाद में क्या हुआ, इसमें से एक स्वतंत्रता हटा दी गई। और ये स्वतंत्रता कौन सी हटाएगी? ये वही स्वतंत्रता हटाएगी जो पहले मूल अधिकार था, मतलब संपत्ति का अधिकार। संपत्ति की स्वतंत्रता को इसमें से हटा दिया गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था ना फ्रेंड्स कि संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत हटाया गया था? 44वां 1978। और पहले वो किस अनुच्छेद में था? 31 में था। 31 से हटाकर उसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 300 कै में। याद रख लेना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले कितनी स्वतंत्रताएं थी? 7 स्वतंत्रताएं थी। वर्तमान में कितनी हैं? 6 स्वतंत्रताएं। अब ये 6 स्वतंत्रताएं हैं कौन कौन सी? आखिर ये कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? देखो 19(1). 19(1) क्या कहता है? वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) हमें ये बताता है कि हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है उसे बोलने की स्वतंत्रता है। वो अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, किसी के सामने अपनी बात को कह सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस पर बैन है कि कोई बात है वो किसी के सामने रख नहीं पाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक की स्वतंत्रता है। ये किस में है फ्रेंड्स? ये है 19(1) में। किस में है? 19(1) में। और इसी में क्या आता है? इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। प्रेस मतलब अखबार। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता, अखबार की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है, तो वो आर्टिकल कौन सा होगा? 19(1) होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स? 19(1). और विज्ञापन, विज्ञापन मीन्स जो ये एड्स वगैरह होती हैं, अपने देखते हैं ना टेलीविज़न पे ऐड आती हैं, अपने चैनल यूट्यूब पे भी एड्स आती हैं, तो ये क्या है? ये विज्ञापन है। तो विज्ञापन की स्वतंत्रता किस में है? 19(1) में है। अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता 19
19(1) में है। 19(2) में क्या है फ्रेंड्स? 19(2) में है सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, वो भी शांतिपूर्वक। मतलब 19(2) के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन के साथ या कोई भी संगठन आपस में कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकता है, लेकिन वो सभा या सम्मेलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए। ये नहीं कि हथियारों के साथ हम चले जाएं और एक सम्मेलन में बैठ जाएं और सभा करने लग जाएं। नो, सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक कर सकते हैं। उससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि हम कोई सभा या सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन से किसी अन्य पक्ष को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है या उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, फिर वो हम सम्मेलन नहीं कर पाएंगे। तो सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 19(2) में है। और 19(2) में यह जो सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता है वो कैसी है फ्रेंड्स? शांतिपूर्वक। मतलब शांति से कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हम उसमें। अच्छा, उसके बाद है 19(3). 19(3) में क्या है? संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मीन हम अपना संघ बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, कोई हम पर किसी प्रकार का बैन नहीं है, कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। तो 19(3) क्या कहता है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और 19(4) क्या कहता है? 19(4) कहता है संचरण शक्ति, यानी घूमने की स्वतंत्रता। संचरण शक्ति मतलब हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, हम हमारे भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है हम पे, कोई बैन नहीं है। क्या कभी आपने देखा है कि आप कहीं घूमने गए हो और स्पेशली आपको वहाँ कह दिया जाए अरे नहीं नहीं आप तो इस स्टेट में नहीं आ सकते? नहीं, जा सकते हैं, हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। तो घूमने की, संचरण करने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में है? वो है फ्रेंड्स 19(4) में। किस में है? 19(4) में, संचरण शक्ति या घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद है फ्रेंड्स 19(5). 19(5) क्या है? कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। मीन हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, हम वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। पहले इसमें एक अपवाद था फ्रेंड्स, वो था जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन जैसे ही 2019 में जो ये 370 धारा बीजेपी सरकार के द्वारा हटा दी गई है ना, याद रखना फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है ये, जो जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल लगा हुआ था वो कब हटाया गया? 2019 में हटाया गया था और बीजेपी सरकार के द्वारा हटाया गया। अब उसके बाद क्या है कि जम्मू कश्मीर जो पहले अपवाद था ना कि वहाँ हम रह नहीं सकते, निवास नहीं कर सकते, अब वहाँ पर भी हम रह सकते हैं, वहाँ पर भी निवास कर सकते, पूरी तरह से आज़ाद हैं हम, कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पर, अब कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, तो 19(5) क्या है फ्रेंड्स? कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19(6) क्या कहता है फ्रेंड्स? उपजीविका, व्यापार, व्यवसाय की स्वतंत्रता। मीन 19(6) के तहत हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, कोई हमें रोकने नहीं आएगा, बशर्ते कि उससे किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो। मीन ऐसा ना हो कि हम कोई काम धंधा करना मतलब शुरू किया, हमने कोई व्यापार शुरू किया और वहाँ के जो एरिया में रहने वाले लोग हैं अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है उस काम से, उस व्यापार से, फिर वो काम हम नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट फिर हमारे उस काम पर बैन लगा देगी। अच्छा, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब फ्रेंड्स आप सोचोगे सर आपने करवा तो दिया है, 6 स्वतंत्रताएं आपने बता भी दी, हम भूल जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सनशाइन क्लासेस में हम बच्चे को भूलने नहीं देते। मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा, अगर आप भूलना भी चाहोगे तब भी आप भुला नहीं पाओगे। अच्छा, तो इसको मैं ट्रिक से याद करवाता हूँ आपको, ऐसे याद नहीं होगी ये, ट्रिक से। देखो ट्रिक है, मान लो एक लड़का है, उस लड़के का नाम है स्वतंत्र, आज़ाद। क्या नाम है उसका? आज़ाद, स्वतंत्र, आज़ाद उस लड़के का नाम है। तो 19(1) क्या कहता है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आज़ाद है एक लड़का, वो क्या करेगा?
वो अपनी बात को पहले बोलेगा, क्योंकि जब तक बोलेगा नहीं तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे। सबसे पहले वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, तो आप सोचो आज़ाद नाम का लड़का किसी पार्क में गया, पार्क में जाकर वो बोलने लगा। क्या करने लगा? बोलने लगा, अपनी बात रखने लगा। जैसे ही वो बोलने लगा तो क्या होगा? बोलने लगा तो क्या होगा? लोग इकट्ठा होंगे ना, अगल बगल वाले जो लोग होंगे वो सोचेंगे अरे यार ये बंदा पार्क में खड़ा है, कुछ बोल रहा है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, क्यों ना इसकी सुनी जाए। तो फिर वो क्या होंगे? वो सारे उसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। क्या होंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर है ना 19(2) में क्या है? सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो आज़ाद बोल रहा है जो लड़का, उसके साथ बैठ जाएंगे, फिर सभी बैठ के सभा करेंगे, सम्मेलन करेंगे कि हाँ भाई तुझे दिक्कत क्या है, क्यों बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम है हमें बता, हम तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड भी याद हो गया। फर्स्ट क्या था? आज़ाद बोलेगा, मतलब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड में जब वो बोलेगा लोग इकट्ठे होंगे, मतलब सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। थर्ड क्या है फ्रेंड्स? थर्ड है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब देखो, आज़ाद पहले तो बोला, बोलते ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, मतलब सम्मेलन करने लगे, बैठ गए। अब जब ये सारे बैठ गए तो आज़ाद से उसकी दिक्कत पूछी गई, उसकी प्रॉब्लम पूछी गई कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों बोल रहा है, हमें बता, हम तेरी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। तो आज़ाद ने क्या क्या अपनी प्रॉब्लम बता दी। तब सभी ने मिलकर सोचा यार क्यों ना एक संगठन बनाया जाए, क्यों ना एक संघ बनाया जाए, और जो ये प्रॉब्लम इसे आ रही है वो और लोगों को भी आ रही होगी, तो हम एक सम्मेलन, मतलब हम एक संगठन बनाते हैं, हम एक संघ बनाते हैं, और उस संघ का काम क्या होगा? इस समस्या को पूरे देश से उखाड़ फेंकना। तीसरा भी याद हो गया। क्या हुआ याद? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। पहला, आज़ाद बोला, बोलने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति। सेकंड, लोग इकट्ठे हुए, सम्मेलन किया, सम्मेलन की स्वतंत्रता। थर्ड, जैसे ही सम्मेलन हो रहा है फिर संघ की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता। उन्होंने क्या किया? अपना एक संघ बना लिया, अपना एक संगठन बना लिया। फोर है संचरण शक्ति। संचरण मतलब कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी, मतलब आप कहीं पर भी घूम सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अब जब आज़ाद और उसके दोस्तों ने जो उसके साथ बैठे थे, आखिर फ्रेंड बन गए ना फिर, तो उन्होंने जब एक संगठन बना लिया तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना यार कहीं घूम आते हैं, चलते हैं कहीं घूमने, चलते हैं, देख के आते हैं दूसरी जगह पर भी ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया? वो घूमने चले गए। तो चौथा भी याद हो गया फ्रेंड्स, संचरण की शक्ति या घूमने की स्वतंत्रता, मतलब वो सारे घूमने चले गए। 19(5) क्या है? कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं पर भी निवास कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जब वो कहीं घूमने चले गए, सारे चले गए, आज़ाद चला गया, उसके संगठन के लोग चले गए। जब वो कहीं घूमने गए, वहाँ पर एक जगह उन्हें अच्छी लगी, उस जगह का मनमोहक दृश्य उन्हें अच्छा लगा। वो सोचने लगे अरे यार यहाँ का तो नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ की प्रकृति बहुत अच्छी है, क्यों ना यार अपने यहीं पर ही रह लें, यहीं पर ही घर बना लेते हैं। तो निवास की स्वतंत्रता, उन्होंने क्या किया? वहाँ पर घर बना लिया, वहाँ पर वो रहने लगे। और 19(6) में क्या है? उपजीविका, व्यापार, व्यवसाय की स्वतंत्रता। और 19(6) में क्या है? व्यापार की स्वतंत्रता। अब सोचो भाई, अगर कोई पर्सन कहीं पर रहता है, घर बनाकर रहता है, निवास करता है, क्या वो बिना कमाए रह सकता है? कमाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, उसे खाना तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर आज़ाद और उनके संगठन के लोगों ने सोचा यार अपने यहाँ रह तो रहे हैं, ये प्रकृति भी अच्छी है, यहाँ का नेचर भी अच्छा है, रहने लायक जगह भी है, बट कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसे तो है नहीं कि काम करे बिना रह जाएंगे, मर जाएंगे थोड़े दिन में, भूखे मर जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया? वो रहने तो लगे, रहने के साथ साथ उन्होंने कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लिया, किसी ने कोई व्यापार ढूंढ लिया, किसी ने कोई व्यवसाय ढूंढ लिया, और अपना अपना काम करने लगे। ये था
आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 में जो फ्रेंड्स 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये 6 स्वतंत्रताएं यही हैं और मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये अच्छी तरह से रटा गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने, हाँ नेक्स्ट से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसमें और बता दूं फ्रेंड्स, ये जो स्वतंत्रताएं हैं ना फ्रेंड्स, ये तब तक तो सही हैं जब तक भारत की प्रभुत्ता या एकता या अखंडता को मतलब चोट ना पहुँचे। जैसे ही भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता को चोट पहुँचती है या इन स्वतंत्रताओं से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, तब ये स्वतंत्रता नहीं रहती। कैसे? देखो, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या हम किसी के बारे में बकवास बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तब ये स्वतंत्रता नहीं है। मतलब बोल सकते हैं लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। यदि आप किसी के बारे में गलत बोलने लगो, फिर वो आपका अधिकार नहीं रहेगा, फिर वो अधिकार ख़त्म है, फिर वो अधिकार ख़त्म है। वैसे ही हमें कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता है, जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये थोड़ी है हम किसी दूसरी जगह जाकर वहाँ पर रहने वाले लोगों को तंग करने लग जाएं। तो इससे क्या होगा? फिर वो हमारा अधिकार ख़त्म हो जाएगा, फिर वो अधिकार नहीं है। यानी अधिकार हमें मिले हैं, बट वो तब तक हैं जब तक उन अधिकारों से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी दूसरे को कोई दिक्कत नहीं आती। यदि कोई दूसरा हमारे अधिकारों से तंग है, फिर वो अधिकार जस्ट उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता या न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना मतलब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के नियमों के विरुद्ध यदि कोई बात होती है तो फ्रेंड्स ये 6 स्वतंत्रताएं हैं ना जो मिली हुई हैं, ये एंड हो जाती हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके, अब है नेक्स्ट फ्रेंड, अनुच्छेद 20। क्या कहता है अनुच्छेद 20? अनुच्छेद 20 में है फ्रेंड्स दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या है फ्रेंड्स? दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब देखो, मान लो कोई अपराधी है फ्रेंड्स, उसने अपराध कर दिया। अब अपराध तो उसने कर दिया है, लेकिन उससे भी किसी प्रकार का संरक्षण दिया जाता है कि वो अपने अपराध को बता सके कि आखिर क्या ये मैंने सच में किया है या नहीं किया। उससे भी सुविधा दी जाती है। अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो क्राइम वाले को भी सुविधा दी जाती है कि हाँ, उसे अपना दोष सिद्ध करने के लिए बताया जाता है, दोष सिद्धि के लिए संरक्षण दिया जाता है। और इसमें भी 3 पॉइंट हैं फ्रेंड्स, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। 20(1), 20(2) और 20(3). अब क्या है ये 20(1)? देखो 20(1) में क्या है फ्रेंड्स? जिस समय अपराध किया है उसी समय का दंड। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसने जिस टाइम क्राइम किया है, जिस टाइम अपराध किया है, उसे दंड भी उसी टाइम का ही मिलेगा। सपोज करो कोई पर्सन है, उस पर्सन ने अपराध तो किया है 2010 में। कब किया है? 2010 में। लेकिन कंटिन्यू 10 साल उस पर केस चलता रहा। मतलब पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिले कि उसने अपराध किया है या नहीं किया, 10 सालों तक पता नहीं चला। लेकिन 2020 में क्या हुआ फ्रेंड्स? वो केस हार गया और पता चल गया कि हाँ, इस पर्सन ने 100% ये क्राइम किया है। तो फ्रेंड उसे जो सज़ा मिलेगी ना, वो 2020 के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 सालों में तो कानून चेंज हो जाएगा ना। मतलब 10 सालों में कानून बदल जाएगा। 2010 में जिस अपराध की सज़ा 7 साल कैद थी, हो सकता है आने वाले 10 सालों में 2020 में वो कैद 15 साल की हो गई हो। अब जब 2020 में पता चला कि उसने वो क्राइम किया है, तो 2020 के अकॉर्डिंग अब उसे 15 साल की सज़ा नहीं होगी। जब उसने अपराध किया था ना 2010 में, उस टाइम उस अपराध के लिए जिस सज़ा का प्रावधान था वही सज़ा उसे मिलेगी। तो उस टाइम 7 साल था ना, तो 7 साल की ही सज़ा मिलेगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। जिस समय अपराध किया है उसी समय का दंड मिलता है। अच्छा, 20(2) क्या कहता है फ्रेंड्स? एक अपराध के लिए
दोहरी सज़ा का प्रावधान नहीं। मान लो कोई पर्सन है, उसने एक क्राइम कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया या चोरी डकैती कुछ भी कर दिया। अब उसने अपराध तो एक किया है, उसे एक बार सज़ा मिल भी चुकी है, मान लो उसे जेल भी होगी, 10 सालों के लिए वो जेल चला गया। अब ये नहीं है कि उसी अपराध के लिए उसे दूसरी बार उठा के जेल में फेंक दो, तो ये तो गलत होगा ना उसके साथ। उसने अपराध किया, सज़ा मिल गई, अब जब सज़ा ख़त्म हो गई तो वो जेल से छूट के जाएगा, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिताएगा, ना कि दोबारा से पुलिस जाएगी, उसे पकड़ लेगी, उसे कहेगी भाई तूने तो ये अपराध किया था, चल तुझे दोबारा जेल में उठा के फेंकते हैं। तो ये तो गलत है ना। तो जब कोई पर्सन अपराध करता है, क्राइम करता है, तो उस एक अपराध के लिए सज़ा भी एक बार ही मिलती है, उस एक अपराध के लिए सज़ा एक बार मिलती है, दूसरी बार उसी अपराध के लिए सज़ा नहीं मिलती। हाँ, अगर वो कोई दूसरा क्राइम करता है फिर मिल सकती है, बट एक अपराध के लिए एक सज़ा, एक क्राइम के लिए एक सज़ा का प्रावधान है। तभी यहाँ पर लिखा है ना कि एक अपराध के लिए दोहरी सज़ा का प्रावधान नहीं है। ये आर्टिकल कौन सा है फ्रेंड्स? 20(2) में। उसके बाद है फ्रेंड्स 20(3). क्या कहता है 20(3)? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। मतलब कोई अपराधी है, वो अगर खुद गवाही नहीं देना चाहता, पहला नंबर तो कोई अपराधी ये कहता ही नहीं कि मैंने खून किया है। क्या कोई चोर कहता है मैंने चोरी की है? कभी नहीं कहता। वो ये थोड़ी कहेगा मैंने चोरी की है कि भाई साहब हाँ मैंने चोरी की है, मुझे उठा के ले जाओ, मारो पीटो, उठा के जेल में फेंक दो, ऐसा कोई नहीं कहता। तो स्वयं के लिए कभी भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता उसे। ऐसा नहीं है कि कानून या सरकार या पुलिस वाले उस पर प्रेशर डालें कि भाई तूने ये गलत काम किया है, तो खुद कटघरे में जाके बोल, तू क्या है, हाँ मैंने ये अपराध किया है, मुझे जेल में फेंक दो। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। तो 20(3) क्या कहता है फ्रेंड्स? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि तू खुद के खिलाफ गवाही दे, तो स्वयं के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसमें एक होता है फ्रेंड्स नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो अपराधी होता है, कई बार क्या होता है कि अपराधी मानता नहीं है अपराध को, तो फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके अपराध के बारे में जानना, क्या उसने रियल में ये अपराध किया है या नहीं किया। तो फिर उसका नार्को टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि उसे कुछ ऐसी चीज़ सुंघाई जाती है जिससे वो अपना होश खो बैठता है, होशो हवास खो बैठता है, और सामने वाला जो भी क्वेश्चन पूछता है ना कि हाँ तूने ये काम किया है, नहीं किया, क्यों किया, मतलब कुछ भी पूछेगा ना, फिर वो सच ही बताएगा। ये कुछ ऐसी मतलब होती है, सुंघाने वाली चीज़ होती है, अपने को नहीं पता, तो वो उससे मतलब सुंघाई जाती है जिससे वो अपना क्या है माइंड का संतुलन खो बैठता है, जो उससे पूछा जाता है वो सच बताता है। लेकिन हमारे इस 20(3) आर्टिकल में नार्को टेस्ट को अनुमति नहीं दी गई। याद रख लेना फ्रेंड्स, 20(3) में नार्को टेस्ट को अनुमति नहीं दी गई। मतलब आप ज़बरदस्ती किसी का नार्को टेस्ट नहीं ले सकते। और ये आर्टिकल कौन सा है? 20(3). 20(3) ये कहता है कि आप ज़बरदस्ती किसी का नार्को टेस्ट नहीं ले सकते। हाँ, डीएनए कर सकते हैं, डीएनए की जांच की जा सकती है, क्योंकि अपराधियों की पहचान ऐसे ही होती है ना कि डीएनए चेक किया जाता है, फिर पता चलता है कि हाँ ये इसका अपराध ये है वो है, मतलब तो डीएनए की जांच की जा सकती है, डीएनए चेक किया जा सकता है, नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। किस आर्टिकल के तहत? 20(3) के तहत। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आर्टिकल 20 समझ आ गया होगा। दोष सिद्धि से संरक्षण है, इसमें 3 पॉइंट हैं फ्रेंड्स, तीनों को अच्छी तरह से याद रख लेना। 20 1 2 3। एक क्या है? जिस समय का अपराध किया है दंड भी उसी टाइम का मिलेगा। सेकंड, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, दोहरी सज़ा का प्रावधान नहीं है। थर्ड, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता 20(3) में, जिसमें नार्को टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, नार्को टेस्ट अवैध है 20(3) में। हाँ, डीएनए की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये, और मोस्टली
एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 है प्राण देहिक स्वतंत्रता। प्राण देहिक स्वतंत्रता क्या मतलब है? प्राण देहिक स्वतंत्रता मतलब हमें हमारे प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है और गवर्नमेंट हमारे प्राणों की, हमारे देहिक मतलब हमारा शरीर, उनकी रक्षा करने का हमें अधिकार प्रदान करती है। गवर्नमेंट हमें ये अधिकार देती है, गवर्नमेंट हमारे लिए ये कानून बनाती है जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो। फ्रेंड्स याद रख लेना, हमें जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। भारत में इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी जाती। मतलब ये नहीं है कि अगर हमें जीने का अधिकार है तो हम अपनी मर्ज़ी से मर भी सकते हैं। नो, हमें मरने का अधिकार नहीं है, इच्छा मृत्यु की अनुमति भारत में नहीं है। हाँ, हमें जीने का अधिकार है। इस जीने के अधिकार में भी कई प्रकार के हैं। जैसे एक है एकांतता। एकांतता मतलब यदि कोई पर्सन ये चाहता है कि वो एकांत में रहना चाहता है, किसी समाज में नहीं रहना चाहता, लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, अगर वो लोगों के साथ रहता है तो उसे घुटन सी महसूस होती है, वो कहीं वनों में कहीं दूर जाकर रहना चाहता है तो वो रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी है ना। उसे लगता है मैं रहूँगा तो यहाँ जीवित रहूँगा एकांत में। यदि मैं लोगों के बीच में रहूँगा तो घुटन सी फील होगी, और घुटन फील होगी तो मेरा जीना दुर्लभ हो जाएगा, तो वो एकांतता में रह सकता है। सेकंड है चिकित्सा का अधिकार। हमें चिकित्सा का भी अधिकार मिला हुआ है, वो इसी के तहत आता है। याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिकित्सा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है। तो अनुच्छेद है 21 प्राण देहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण देहिक स्वतंत्रता मतलब यदि हम बीमार हो जाते हैं, किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो हमें चिकित्सा का अधिकार है ना। इसी अधिकार के तहत हम दवाइयाँ ले सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये चिकित्सा का अधिकार भी इसी के तहत आता है, प्राण देहिक स्वतंत्रता। तीसरा है फ़ोन टैप। फ़ोन टैप मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखो, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, आप पर FIR दर्ज नहीं की गई, FIR दर्ज नहीं की गई तो कोई भी आपका फ़ोन टैप नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन, कोई संस्था आपका फ़ोन टैप कर लेती है, वो भी बिना FIR के, बिना क्राइम के, तो यदि आप उसके खिलाफ न्यायालय में ये बात कह दो या न्यायालय में चले जाओ ना, तो उससे दंड दिया जाएगा, उस पर सज़ा का प्रावधान किया जाएगा, वो जेल में चला जाएगा। तो फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि आपने कोई क्राइम किया है, आप पर FIR की हुई है, फिर आपका फ़ोन टैप किया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट या जो हमारा न्यायालय, हमारी जो पुलिस, मतलब जो हमारी पुलिस है, विशेषकर पुलिस फ़ोन टैप इसलिए करती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि इस पर्सन ने अपराध किया है, अब ये अपने फ़ोन से किस किस पर्सन से बात कर रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, तब फ़ोन टैप किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। और ये मैंने पहले आपको बता दिया है फ्रेंड्स कि हमें जीने का अधिकार तो है, मरने का अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 21 में क्या है फ्रेंड्स? प्राण देहिक स्वतंत्रता। प्राण देहिक स्वतंत्रता। और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, 21 कै बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और मतलब इसको मैं जितना इम्पोर्टेंट कहूँ उतना कम होगा। 21 कै क्या है फ्रेंड्स? शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है फ्रेंड्स? शिक्षा का अधिकार। पहले अपने कर चुके हैं ना मूल कर्तव्यों में। मेरी जो पिछली वीडियो है मूल कर्तव्य की फ्रेंड्स, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख लेना, वहाँ आपने किया था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के कौन से भाग में है? 4 कै में। अनुच्छेद कौन सा है? 51 कै। किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार? 86वां संविधान संशोधन 2002। और कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। था तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। तो शिक्षा का अधिकार फ्रेंड्स कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां 2002। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। और किस एज तक के बालकों के लिए ये शिक्षा का अधिकार है? तो वो है फ्रेंड्स 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, 14 ईयर्स तक के बालकों के लिए। तो 21 कै में क्या है? शिक्षा का अधिकार। 21 में तो हो गया प्राण देहिक स्वतंत्रता।
ये अपने पढ़ लिया। 21 कै में ये भी पढ़ लिया। 21 कै में कौन सा है? शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 1 अप्रैल 2010 से लागू। अब है फ्रेंड्स नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण। गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण। अगर छोटे एग्ज़ाम्स की बात करें तो सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण जो आर्टिकल है फ्रेंड्स वो कौन सा है? तो उसमें सीधा ही टिक कर देते हैं अपने आर्टिकल 22, क्योंकि छोटे एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है, डेप्थ में नहीं जाया जाता। लेकिन यदि हम बात करें सिविल सर्विसेज की तो उसमें डेप्थ में जाया जाता है, उसमें डेप्थ में जाया जाता है। और मैंने आपसे वादा किया है मैं आपको हर टॉपिक डेप्थ में पढ़ाऊंगा। मतलब यदि आपने मेरी क्लास एक बार लगा ली और आपको याद होगी ना, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो आप उसे ईजिली क्रैक कर लोगे। अच्छा, तो अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी निरोध संरक्षण। क्या है ये गिरफ्तारी निरोध संरक्षण? देखो इसमें क्या है फ्रेंड्स, 2 टाइप का होता है ये। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का या 2 प्रकार का। एक तो है सामान्य दंडित नियम। कैसे नियम फ्रेंड्स? सामान्य दंडित नियम। यदि कोई अपराधी है जिसने अपराध किया है, जिसने क्राइम किया है, कुछ गलत किया है, तो उसे सामान्य नियम के अनुसार दंडित किया जाएगा। मतलब नॉर्मल नियम होंगे, इसमें कोई ज़्यादा नहीं होगा। फर्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स सामान्य दंडित नियम में? फर्स्ट तो है कारण। देखो अगर मान लो किसी पर्सन ने कोई अपराध किया है, पुलिस उस पर्सन को गिरफ्तार करने चली गई, सबसे पहले पुलिस उसे कारण बताएगी। बिना कारण के पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बिना कारण के अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस खुद उसमें फंस जाती है और उस पर उस पर भी दंड लगाया जाता है। तो पुलिस अगर मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो उससे पहले वो गिरफ्तारी का कारण पूछती है कि हाँ ये कारण है, इस कारण हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। सेकंड है पसंद का वकील। मतलब जो वो अपराधी है जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे सरकार ये छूट देती है वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है। उस पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो अपनी पसंद का वकील ना कर सके और जो पुलिस है वो ही कोई उसे वकील प्रोवाइड करवाए, नहीं, वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है। और थर्ड क्या है फ्रेंड्स? थर्ड है 24 घंटे में पेश। क्या होता है? मान लो पुलिस ने किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस के पास 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों के अंदर उसे उस न्यायालय में, मजिस्ट्रेट में पेश किया जाता है। न्यायालय में पेश किया जाता है, 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। अब 24 घंटे में क्या होता है फ्रेंड्स, जो यात्रा का टाइम होता है ना वो काउंट नहीं किया जाता। मतलब सपोज़ करो कोई पर्सन है वो रह तो किसी भी अलग स्टेट में रहा है और उसे किसी दूसरे स्टेट से गिरफ्तार किया और इन 2 राज्यों के बीच में दूरी बहुत है। अब उस राज्य से उस राज्य में लाने में उसे बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो बीच वाला जो टाइम होता है ना मतलब आने जाने का टाइम, उसे वहाँ से लाने का टाइम, वो काउंट नहीं किया जाता। हाँ, जब उसे गिरफ्तार किया गया है उसी टाइम से 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। और याद रख लेना जो यात्रा का टाइम होता है, आने जाने का टाइम, बीच वाला टाइम, वो काउंट नहीं किया जाता। तो सामान्य दंडित नियम क्या है फ्रेंड्स? इसमें किसी भी अपराधी को बिना कारण के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले उसे कारण बताया जाएगा। सेकंड, वो अपनी पसंद का वकील रख सकता है, जो भी उसका पसंद का वकील होगा वो कर सकता है। थर्ड, 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा और इस 24 घंटे के अंदर आने जाने वाला जो टाइम है वो काउंट नहीं किया जाएगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये जो नियम है ना सामान्य दंडित नियम, ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत के अपराधियों पर ही लागू होता है। मतलब जो अपराधी भारत का है, जिसने जो भारत में रहता है और भारत में जिसने क्राइम किया है, ये उन पर लागू होता है। अगर कोई विदेशी अपराधी है, जिसने विदेशी है, जो मतलब अगर उसने भारत में आकर इस टाइप का कोई क्राइम किया है, मतलब कोई बाहर का फॉरेनर है, उसने यहाँ पर आकर क्राइम किया, तो उसे इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा उससे कारण पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ना तो उसे पसंद का वकील करने दिया जाएगा, और उसके लिए ये भी नहीं होगा 24 घंटे में पेश करना। अच्छा, तो ये क्या था फ्रेंड्स, सामान्य दंडित नियम गिरफ्तारी निरोध संरक्षण के तहत। सेकंड आता है इसमें निवारक निरोध
अधिनियम। अब ये निवारक निरोध अधिनियम क्या है? तो फ्रेंड्स, जो ये निवारक निरोध अधिनियम है, इसके तहत क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो कई बार चुनाव आ जाते हैं या कोई सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में या चुनावों में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को जाना होता है, क्योंकि उद्घाटन वगैरह करते हैं ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो उन्हें वहाँ पर जाना होता है। तो उस टाइम सरकार क्या करती है, जो हमारा जो मतलब पुलिस तंत्र है वो क्या करता है, उस एरिया के जो छटे हुए बदमाश होते हैं ना, जो मतलब नामी गिरामी बदमाश होते हैं, जिनके बारे में पता होता है कि हाँ ये आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देंगे, जिन पर बहुत सारे केस किए होते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है, कब मर्जी ये अशांति फैला दें देश में, कब मर्जी ये देश के सुरक्षा तंत्र में किसी प्रकार के व्यवधान पैदा कर दें, दिक्कत पैदा कर दें। तो क्या होता है कि जब कोई भी चुनाव होते हैं या सम्मेलन होता है, कोई बड़ा नेता उस चुनावों में या सम्मेलन में जाता है, तो वहाँ की पुलिस क्या करती है, सबसे पहले जो वो गिने चुने अपराधी हैं ना, उनको उठाकर जेल में फेंक देती है। मतलब उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया, बेचारे अपना बैठे हैं घर पे बच्चों के साथ खाना पीना खा रहे हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें उठा के जेल में फेंक देती है। क्यों? क्योंकि उनसे ये डर रहता है कि वो कुछ ना कुछ इस प्रकार की परिस्थिति पैदा ना कर दें जिससे कि असुरक्षा पैदा हो जाए, अशांति फैल जाए। तो निवारक निरोध अधिनियम में फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें ये होता है छटे हुए बदमाशों को सुरक्षा की भावना की दृष्टि से कि वो कोई ना कोई अशांति ना फैला दें, तो उन्हें पहले ही जेल में डाल दिया जाता है। और जैसे ही वो सम्मेलन हो गया और चुनाव वगैरह हो गए, फिर उन्हें जेल से बाहर निकाल कर घर भेज दिया जाता है। तो यह है निवारक निरोध अधिनियम। और इसमें फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था रासुका। आपने सुना ही होगा इसका नाम, रासुका। अब ये रासुका को हटा दिया है। एक था टाडा भी बहुत सुना होगा, 1990-91 में बड़ा ये फेमस हुआ था टाडा को कब हटाया गया फ्रेंड्स? 1995 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि टाडा निवारक निरोध अधिनियम कब हटा दिया गया? तो ये कब हटाया गया था फ्रेंड्स? 1995 में, 1995 में। टाडा कब हटाया गया? 1995 में। और पोटो कब हटाया गया? तो यह जो पोटो था फ्रेंड्स, ये हटाया गया था 2004 में। कब हटाया गया फ्रेंड्स? 2004 में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने स्वतंत्रता का अधिकार किया, आर्टिकल 19 से 22, एक एक आर्टिकल को अच्छे तरीके से समझा और मुझे पूरी उम्मीद है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है और आपको अच्छी तरह से समझ आया भी होगा। अगर नहीं आया तो आप दूसरी बार ये वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे लिख भी सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मूल अधिकार के साथ। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, उम्मीद है अच्छी तो लगी होगी क्योंकि मुझे लग रहा है अच्छी लगी होगी, बाकी आप पर छोड़ता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो जब मैं डालूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।